वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मार्शल आर्ट्स मूवी जिसका नाम है फियरलेस। मूवी की शुरुआत में 10 साल के एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम युआन जिया है। इसके पिता का नाम एंडी है और वो मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं। कुंग-फू युआन जिया का पैशन है, लेकिन उसके पिता उसे ट्रेन नहीं करना चाहते क्योंकि युआन जिया को अस्थमा होता है। पर युआन जिया छुप कर उनकी क्लास को ऑब्जर्व करता रहता है और उनकी टेक्निक सीखता है। उसका बेस्ट फ्रेंड है जिनसुन, जो उसका होमवर्क भी करता है ताकि युआन जिया कुंग-फू प्रैक्टिस पूरी कर सके। एंडी इस टाउन का सेकंड बेस्ट मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है, पर उसे जाहो नाम के एक फाइटर ने चैलेंज किया है जो कि टूर्नामेंट सर्कल में बेस्ट माना जाता है। युआन जिया बहुत एक्साइटेड होता है और उसे यकीन है कि उसके पिता ही जीतेंगे। मैच की शुरुआत से ही एंडी जाहो पर पूरी तरह छा जाता है और अपने सबसे तगड़ा पंच उस पर उतारने वाला होता है, लेकिन अपने से कमजोर आदमी पर वो इतना तगड़ा अटैक नहीं करना चाहता क्योंकि ये उसके सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए वो खुद को रोक लेता है। लेकिन उसकी अच्छाई का फायदा उठाकर जाहो उस पर लगातार अटैक करता है और मैच जीत जाता है। युआन जिया बहुत उदास होता है कि मेरे पापा हार गए। अब जाहो का बेटा युआन जिया को चैलेंज करता है। युआन जिया बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से उसके साथ फाइट करता है, लेकिन जल्द ही हार जाता है। तब वो कसम खाता है कि वो अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और टियानजिन टाउन का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनकर दिखाएगा। युआन जिया और जिनसुन उसके पिता की लाइब्रेरी में जाकर मार्शल आर्ट्स की बुक चुरा लेते हैं और उनकी अच्छी से पढ़ाई करते हैं और उनकी मदद से युआन जिया दिन रात ट्रेन करता रहता है। जब उसे खुद पर विश्वास हो जाता है तो वो जाहो के बेटे को चैलेंज करता है, पर इस बार युआन जिया ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग की थी कि वो जाहो के बेटे को आसानी से हरा देता है। कई साल बाद युआन जिया अब एक ताकतवर नौजवान है और मार्शल आर्ट्स में उससे टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। उसके पिता और उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गए थे और अब वो अपनी माँ और बेटी के साथ रहता है। युआन जिया अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पालता है और वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी है। युआन जिया कई फाइटर्स को चैलेंज करके जीत चुका है और उसके कई फैंस और फॉलोअर्स भी होते हैं, लेकिन इतनी कामयाबी पाने के बाद वो धीरे धीरे अपने पिता के सिद्धांतों को भूलने लग जाता है। वो दिन रात शराब पीता है और पार्टी करता है। वो अपने स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाने के बजाय उन्हें भी शराब और पार्टी में मजे लूटने को सिखाता है। कभी कभी तो वो इतनी शराब पी लेता है कि वो घर जाना ही भूल जाता है और अपनी बेटी को भी नहीं देखता। वो अपने पिता का कमाया हुआ सारा पैसा उड़ा देता है और उस पर भारी कर्ज होता है, लेकिन उसे इस बात की कोई फर्क नहीं होती। वो अपने बेस्ट फ्रेंड जिनसुन के पास जाता है जो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है और एक फेमस रेस्टोरेंट भी चलाता है। हमेशा की तरह युआन जिया खूब पीता है और अपने फॉलोअर्स को मुफ्त का खाना खिलाता है। जिनसुन का असिस्टेंट उसे बताता है कि युआन जिया ने पिछले 1 साल से रेस्टोरेंट का बिल नहीं भरा है। उस रात जिनसुन युआन जिया से कहता है कि तुम अपने फॉलोअर्स को मुफ्त का खाना और शराब दिलवाती हो, इसलिए वे तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, ना कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स की वजह से। तुम्हें इतनी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। पर युआन जिया उसे कंजूस कहकर चिढ़ाता है। अगले दिन युआन जिया क्विन नाम के एक फाइटर से मिलता है। युआन जिया ने अब तक इसके साथ फाइट नहीं की है। युआन जिया की तरह क्विन ने भी अपने हर अपोनेंट को हराया है और वो भी बहुत फेमस है। उनके बीच के टकरार के कारण युआन जिया के अहंकार को ठेस लग जाती है। अब वो अपने स्टूडेंट्स पर गुस्सा उतारता है। उस रात उसका एक स्टूडेंट स्ट्रेचर पर लाया जाता है। दरअसल क्विन ने किसी वजह से उसे मारा था, पर युआन जिया को लगता है कि क्विन ने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया। इस बात पर तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब जिनसुन के रेस्टोरेंट में क्विन की फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी युआन जिया अपनी टीम के साथ आकर शराब पीने लग जाता है। वो क्विन के साथ फाइट करना चाहता है। तभी जिनसुन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन युआन जिया फाइट करने का मूड बनाकर आया है तो किसी भी हालत में वो मानता नहीं है। गुस्से में तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड का अपमान भी कर देता है और अपनी बचपन की फ्रेंडशिप ही तोड़ देता है। फिर वो क्वीन को चैलेंज करता है और कहता है कि अगर फाइट नहीं करना चाहते हो तो मेरे आगे घुटने टेक दो। अब बाकी लोग बाहर चले जाते हैं। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है क्योंकि दोनों ही काबिल फाइटर्स होते हैं, पर गुस्से की वजह से युआन जिया के दिमाग पर पर्दा पड़ा रहता है और वो फेयर गेम नहीं खेलता। वो क्विन को बुरी तरह पीटने लग जाता है और आखिर में उसकी छाती पर डेथ पंच उतार ही देता है। क्विन इस स्पॉट पर ही मर जाता है। जब युआन जिया सुबह घर जाता है तो पता चलता है कि क्विन के फॉलोअर्स ने उसकी माँ को मार डाला। वो बहुत रोता है। तब उसे अपनी बेटी की याद आती है और वो उसके कमरे में जाता है। वहाँ उसकी बेटी भी खून से लथपथ मरी पड़ी होती है। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली होती है जो वो अपने पिता को देना चाहती थी। अपनी माँ और बेटी की मौत से युआन जिया एकदम टूट ही जाता है। वो घर से बाहर निकलता है तो उसके स्टूडेंट्स बताते हैं क्विन ने युआन जिया के स्टूडेंट को इसीलिए मारा था क्योंकि उसने क्विन की पत्नी के साथ बदतमीजी की थी। दरअसल क्विन का इरादा युआन जिया से बदला लेना नहीं था, बल्कि उसने अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए युआन जिया के स्टूडेंट को मारा था।
अब युआनजिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत गिल्टी फील करता है। उसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं जैसे खुद को खत्म कर दे। फिर वो एक शिप पर चढ़ता है और एक कोने में लेट जाता है। वो अपने किए पर इतना शर्मिंदा होता है कि अब जीना ही नहीं चाहता। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो किसी नई जगह पर है और कई महीनों से वहाँ की गलियों में भटक रहा है। अब वो जिंदगी से उब चुका है और खुदकुशी करने जाता है, पर कुछ लोग उसको बचाकर अपने साथ लेके जाते हैं। वे उसका बहुत ख्याल रखते हैं। होश आने के बाद भी वो डिप्रेशन में होता है और किसी से बात तक नहीं करता। मून नाम की एक नेत्रहीन औरत उसका ख्याल रखती है और परेशान होती है कि वो कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, पर उसकी दादी उसे विश्वास दिलाती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। एक दिन मून युआनजिया के बाल छू कर देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारे बाल कटवाने होंगे। पूरे 1 महीने के बाद युआनजिया बिस्तर से उठकर चलने लग जाता है। मून उसे नदी पर ले जाकर उसके बाल काटती है। उस दिन के बाद युआनजिया उसके समूह का एक मेंबर बन जाता है। वो हर काम में उनकी मदद करता है और खेती के साथ घर का काम भी करने लग जाता है। इस तरह 1 साल बीत जाता है और इसी दौरान युआनजिया और मून के बीच प्यार भी हो जाता है। एक दिन उनके समूह का लड़का पास के समूह की गाय चुराता है और रंगे हाथों पकड़ा जाता है। मून और उसकी दादी उस समूह के सरदार से माफी मांगती है और विनती करती है कि वो लड़की को छोड़ दें, पर उनके समूह की ये परंपरा है कि गलती करने वाले को तब तक मार पड़ेगी जब तक कि उनकी जलाई हुई अगरबत्ती बुझ नहीं जाती। अपने समूह की तरफ से युआनजिया कहता है कि ठीक है, उस लड़के के बजाय मुझे सजा दीजिए, लेकिन बड़ों के लिए सजा दूसरी तरह की होती है। अब युआनजिया को सरदार से लड़ना होगा। युआनजिया तो अपनी फाइटिंग स्किल से सरदार को 1 मिनट में ही खत्म कर सकता है, पर वो अपनी पुरानी गलती दोहराकर किसी की जान नहीं लेना चाहता। फाइट की शुरुआत में युआनजिया खुद को डिफेंड नहीं करता और खूब मार खाता है, पर दादी के कहने पर वो डिफेंड करने लग जाता है। कुछ देर बाद अगरबत्ती बुझ जाती है, लेकिन सरदार की एक भी मार युआनजिया के शरीर पर नहीं लगती। उसकी काबिलियत को देखकर सरदार उसकी बहुत तारीफ करता है और अपनी हार मान लेता है। अगले दिन युआनजिया, मून और कुछ बच्चे खेत में होते हैं। बच्चे युआनजिया से कुंफू सीखना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो जानता है कि ताकत और घमंड इंसान का क्या हाल कर देता है और वो इस गांव की शांति को नष्ट नहीं करना चाहता। बच्चे भी जान जाते हैं कि युआनजिया और मून प्यार करते हैं, लेकिन समूह के दूसरे लोग इस बात को नहीं मानते। एक दिन मून अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाती है और युआनजिया को अपनी माँ और बेटी की याद आ जाती है। वो मून को बताता है कि मैं अपनी माँ और बेटी की कब्र को देखना चाहता हूँ, पर मैं जल्द ही लौट आऊंगा। मून कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले सीन में युआनजिया टियानजिन टाउन में पहुंचता है, जो अब पहले से बहुत अलग दिखता है। क्विंग राजवंश के पठान के बाद चाइना पर कई शक्तिशाली देशों ने हमला किया था और अब टियानजिन दूसरे देश की कॉलोनी बन चुका है, इसलिए कई फॉरेनर्स यहाँ रहने लगे हैं और यहाँ की संस्कृति में बदलाव भी आ गया है। युआनजिया अपने घर जाता है, जो अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। उनके परिवार का केयर टेकर लाइफू उनका स्वागत करता है और बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कर्जदार यहाँ आए और पैसों की तलाश में पूरे घर को ही तहस नहस कर दिया। युआनजिया अपने परिवार की कब्र को देखने जाता है। वो अपने पिता से माफी मांगता है और रियलाइज करता है कि कई साल पहले उसके पिता ने जाहो को डेथ पंच क्यों नहीं मारा था। हालांकि वो एक पंच करके मैच जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी का खून हो। फिर वो क्वीन की फैमिली से माफी मांगता है और क्वीन की कब्र के आगे अपना सर झुकाता है। एक दिन वो देखता है कि हेरकुलस ओबेरन नाम का फॉरेनर फाइटर चाइनीज फाइटर्स को चैलेंज कर रहा है। हेरकुलस अब तक अपना एक भी मैच नहीं हारा होता है और उसे अपनी अगली जीत पर पूरा विश्वास होता है। अब चाइनीज परंपरा के संरक्षण के लिए युआनजिया हेरकुलस को चैलेंज करना चाहता है, लेकिन फाइट के लिए उसे पैसों की जरूरत होती है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड जिनसू से मिलता है और अपनी पुरानी हरकतों के लिए उससे भी माफी मांगता है और कहता है कि मुझे मेरा सबक मिल गया है दोस्त। जब जिनसू को पता चलता है कि युआनजिया को फाइट के लिए पैसे चाहिए, तो वो जरा भी नहीं सोचता और तुरंत अपने असिस्टेंट के हाथों पैसे भिजवा देता है। अब साल है 1909 और संघाई की रेस क्लब में युआनजिया हेरकुलस के साथ फाइट करने वाला है। युआनजिया के कंपैरिजन में हेरकुलस 2 गुने साइज का है और सभी को लगता है कि युआनजिया का जीतना नामुमकिन है। मैच शुरू होने से पहले युआनजिया रिक्वेस्ट करता है कि दोनों प्लेयर्स गेम की मर्यादा को बनाए रखेंगे और ताकत दिखाने के लिए गेम के रूल्स नहीं तोड़ेंगे, लेकिन युआनजिया की बात को अनाउंसर गलत तरीके से ट्रांसलेट करके बताता है कि युआनजिया हेरकुलस का सर फोड़ना चाहता है। ये सुनकर तो हेरकुलस हंसने लगता है। मैच शुरू होता है और हेरकुलस युआनजिया की ताकत का प्रदर्शन देखता है। युआनजिया उसके हर मूव को ठीक से माप कर अटैक करता है। एक बार तो हेरकुलस इतना जोर से गिरता है कि रिंग के साइड पर लगे हुए कील उसके सर से टकराने जाते हैं, पर युआनजिया अपने एक मूव से उसको बचा लेता है। हेरकुलस एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह अपनी हार स्वीकार कर लेता है और युआनजिया को विजेता घोषित कर देता है। इस एक फाइट के दौरान युआनजिया बहुत फेमस हो जाता है। फिर जिनसू उसे सुझाव देता है कि हमें चिन्हू एथलेटिक एसोसिएशन की स्थापना करनी चाहिए, जहां हम बच्चों को कुंफू सिखाएंगे।
और इस तरह हम अपनी परंपरा को बचा कर रख सकते हैं। चाहे कितने ही देश हम पर हमला क्यों न कर लें, हमारे आने वाले फ्यूचर फाइटर्स उनसे लड़ेंगे। लेकिन फॉरेन चैम्बर के कुछ लोग युआनजिया से खुश नहीं होते, क्योंकि वो हर फॉरेन फाइटर को हरा देता है। उन्हें लगता है कि फॉरेन फाइटर्स को लगातार हराने से चाइनीज लोगों के मन में फॉरेनर्स के लिए नफरत जाग जाएगी। इसलिए वे युआनजिया को भी किसी तरह हराने का फैसला कर लेते हैं। फिर वे एक प्रस्ताव रखते हैं कि एक दिन में युआनजिया को 4 फॉरेनर फाइटर्स के साथ लड़ना होगा। उनका जापानीज प्रतिनिधि, जिसका नाम मिस्टर मिटा है, वो कसम खा लेता है कि वह युआनजिया को खत्म कर देगा। युआनजिया जानता है कि ये सब उसे हराने के लिए एक साजिश रखी गई है, फिर भी वो मैच के लिए मान जाता है। फाइट से एक दिन पहले वो अपने जापानीज अपोनेंट से मिलता है, जिसका नाम टनाका है। दोनों साथ मिलकर चाय पीते हैं और उनकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। युआनजिया की तरह टनाका भी एक अच्छा खिलाड़ी है जो कुंफू की बहुत इज्जत करता है। वो युआनजिया की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उसके स्पॉन्सर्स उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब मैच का दिन आ जाता है। युआनजिया 3 इंटरनेशनल फाइटर्स के साथ फाइट करता है, पर उसके आगे वे 2 मिनट तक टिक नहीं पाते। चौथा फाइटर टनाका है और वह युआनजिया से माफी मांगता है कि मुझे भी इस अनफेयर गेम में हिस्सा लेना पड़ रहा है। अगर तुम थक गए हो तो तुम अपना फाइट कल से रिशेड्यूल कर सकते हो। लेकिन युआनजिया कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस वक्त फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दोनों अपने अपने वेपन चुनते हैं। युआनजिया एक सेंजुकन यूज करता है और टनाका कटाना से फाइट करता है। फर्स्ट राउंड शुरू होता है। दोनों की घमासान फाइट के बीच में वे गलती से अपने वेपन एक्सचेंज कर लेते हैं, पर टनाका सेंजुकन को हैंडल करना नहीं जानता और युआनजिया इस बात को समझ जाता है और फिर से वेपन एक्सचेंज कर लेता है। इस तरह फर्स्ट राउंड ड्रॉ हो जाता है। ब्रेक में युआनजिया चाय पीता है, जिसमें मिटा ने जहर मिला दिया था। सेकेंड राउंड शुरू होता है, लेकिन शुरू में युआनजिया गिर जाता है और खून की उल्टी करता है। टनाका मैच को रोकने का दावा करता है क्योंकि युआनजिया को मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, पर युआनजिया को पता चल जाता है कि उसे जहर दिया गया है। वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं फाइट करना चाहता हूँ। इस हालत में भी वो लड़ता है और मरने के कुछ सेकंड से पहले वो टनाका की छाती पर डेथ पंच करने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो रुक जाता है। दरअसल इस पंच से क्विन मारा गया था और वो अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता। अब वो एकदम से गिर पड़ता है। टनाका युआनजिया को विजेता घोषित करता है क्योंकि युआनजिया ने जानबूझकर अपना पंच रोक दिया था, वरना इस वक्त टनाका मैच में अपनी जान दोनों हार चुका होता। युआनजिया अपने दोस्त के हाथ पर सर रखकर मर जाता है। टनाका मिटा पर चिल्लाता है कि आपने नकली गौरव और घमंड को आग देने के लिए एक अच्छे फाइटर की जान ले ली है, तुम पूरे जापान के लिए कलंक हो। ये कहकर वो बाहर चला आता है। अगले सीन में युआनजिया की आत्मा मून के घर के पास वाले खेत में पहुंच जाती है। मून देख नहीं सकती, लेकिन युआनजिया को सेंस कर लेती है और उसके पास दौड़ कर आती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।